सांवली बेटी की शादी। सुजाता एक बेटी को जन्म देती है। सुजाता का ये पहला बच्चा था, इसलिए वह उस बच्चे के पैदा होने से पहले बहुत खुश थी। लेकिन जैसे ही वो अपनी बेटी का चेहरा देखती है तो उसका मन दिल ही दिल टूट जाता है। देखो जी, इसका रंग कितना सांवला है। भगवान ने ये हमें कैसी बेटी दी है। अब सांवली हो या गोरी हो, बेटी तो हमारी है ना। लड़की तो लक्ष्मी का रूप होती है। मैं तो इसका नाम लक्ष्मी रखूंगा। सुजाता राकेश के सामने खुश होने का दिखावा तो कर रही थी, लेकिन मन ही मन वो अपनी बेटी के सांवले रंग की वजह से बहुत दुखी थी। कुछ दिन बाद, कितने मन से इसके लिए कपड़े लेकर आती हूँ, लेकिन इस पर तो कोई भी रंग नहीं जचता। मेरा तो अब मन ही नहीं करता इसके लिए कुछ खरीदारी करने का। 3 साल बाद सुजाता फिर से माँ बनती है और इस बार वो एक बहुत ही बेहद खूबसूरत बेटी को जन्म देती है। सुजाता, हमारी बेटी तो दूध की तरह सफेद है। अब तो तुम खुश हो ना? बिल्कुल सही कहा आपने। अब तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बेटी है इतनी प्यारी, इसका नाम तो मैं गोरी रखूंगी। तभी लक्ष्मी भी वहां आ जाती है और वो गोरी को देखकर बहुत खुश होती है, और जैसे ही वो उसके चेहरे पर हाथ लगाती है, सुजाता लक्ष्मी का हाथ उठाकर परे कर देती है। अरे क्या कर रही हो तुम? इसका चेहरा खराब हो जाएगा। चलो बाहर जाओ। सुजाता, ये तुम लक्ष्मी से किस तरह की बातें कर रही हो? वो भी अभी बच्ची है। तुम उसको प्यार से भी तो बोल सकती हो ना। गौरी के आने से सुजाता अपनी पूरी ममता गौरी पर ही लुटाती थी। लक्ष्मी बेचारी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसकी क्या गलती है। सुजाता लक्ष्मी को बिल्कुल भी नहीं पूछती थी। एक दिन, पिताजी देखो ना, गौरी ने मेरा गुड़िया ले लिया है। वो मुझे खेलने नहीं दे रही। गौरी, चलो अपनी बहन की गुड़िया को दो। तुम्हारे लिए भी तो मैं अलग से लेकर आया हूं ना। तभी सुजाता वहां आ जाती है। क्या हो गया? अगर गौरी ने इसकी गुड़िया ले ली तो? वैसे भी अब लक्ष्मी तो बड़ी हो गई है। माँ, ये गौरी हर बार मेरा सामान ले लेती है, लेकिन आप इसे कुछ भी नहीं कहती, उल्टा मुझे ही डांट देती हो। और लक्ष्मी अपने कमरे में चली जाती है। सुजाता, तुम लक्ष्मी के साथ गलत कर रही हो, और वो तुम्हारी ही बेटी है। रंग की वजह से तुम दोनों में भेदभाव कैसे कर सकती हो? लेकिन सुजाता बिना कुछ बोले गौरी को साथ लेकर वहां से चली जाती है। धीरे धीरे दोनों बड़े हो जाते हैं। लक्ष्मी पढ़ने में बहुत होशियार थी, लेकिन गौरी का पूरा ध्यान सजने संवरने में ही रहता था। सुजाता भी गौरी को कभी नहीं डांटती थी। हर कोई गौरी की सुंदरता की तारीफ करता था। दूसरी तरफ लक्ष्मी सबकी नजरों में कुरूप थी, इसलिए उससे कोई बात तक नहीं करता था। एक औरत राकेश के घर आती है। सुजाता बहन जी, मेरी बहन का बेटा बहुत पढ़ा लिखा और बहुत सुंदर है। उनकी अपनी दुकानें हैं, घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं। हम उसका रिश्ता आपकी बेटी गौरी के लिए लेकर आए हैं। आप कहें तो आगे बात करूं? देखिए बहन जी, हमारी बड़ी बेटी लक्ष्मी है और हम पहले उसकी शादी करना चाहते हैं। लेकिन उसका रंग तो बहुत सांवला है। अब लड़के ऐसी सूरत वाली लड़कियों से कहाँ शादी करना चाहते हैं? अरे बहन जी, हम पहले गौरी की ही शादी कर लेंगे। आप उनसे बोलकर बात आगे तो बढ़ाओ। और फिर वो औरत वहां से चली जाती है। आपको तो पता है ना, लक्ष्मी का रंग कितना सांवला है। अगर उसकी शादी का इंतजार करेंगे तो गौरी की भी शादी नहीं होगी। गौरी के लिए इतने बड़े घर का रिश्ता आया है, हम इसकी वजह से उसको भी कुंवारा रख लें क्या? कुछ दिनों के बाद गौरी की शादी उस लड़के से हो जाती है। दूसरी तरफ इन सब की बातों की परवाह किए बिना लक्ष्मी अपनी पढ़ाई में लगी हुई थी, और कुछ समय बाद वो कलेक्टर की परीक्षा पास कर लेती है। जब लक्ष्मी के घर वालों को ये सब पता चलता है तो वो सब बहुत खुश होते हैं। बेटा, तुमने आज सबकी सोच बदल दी। सुंदर होना ही सब कुछ नहीं होता, हमें अपनी मेहनत से खुद को चमकाना पड़ता है। सुजाता को भी अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। उसने हमेशा लक्ष्मी के सांवले रंग की वजह से उसे सबसे कम माना, लेकिन आज लक्ष्मी अपनी मेहनत से कलेक्टर बन गई है। आज वो सब लोग लक्ष्मी की तारीफ करते थे जो कभी उसको बदसूरत कहते थे। अब लक्ष्मी के लिए रिश्तों की कमी नहीं थी। एक से बढ़कर एक रिश्ता लक्ष्मी के लिए आता है। बेटा, तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आया हूँ। लड़का बहुत अच्छा है। पिताजी, मुझे अभी शादी नहीं करनी। मैं मन लगाकर देश की सेवा करना चाहती हूँ।
काम करने से कौन मना कर रहा है बेटा, तुम बस एक बार मिल लो, अगर तुम बोलोगी तभी हम आगे बात करेंगे। अगले दिन लड़के वाले लक्ष्मी के घर आ जाते हैं। जैसे ही लक्ष्मी उस लड़के को देखती है, अरे दीपक तुम। लक्ष्मी और दीपक पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। वो दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। दीपक भी दूसरे स्टेट में कलेक्टर था। दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। लक्ष्मी और दीपक की शादी बड़े धूमधाम से होती है। मालकिन, मुझे घर जल्दी जाना है। गर्मी की वजह से मेरे बेटे की तबीयत खराब है। कल रात उसे बहुत उल्टी हुई थी। अरे जब देखो जल्दी जाने के बहाने ढूंढती रहती हो। अगर तुम्हें जाना ही है तो चली जाओ, लेकिन कल से यहाँ दोबारा आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आज ही तुम्हारा हिसाब कर देती हूँ। नहीं मालकिन, मुझे नौकरी से मत निकालो। मैं सच बोल रही हूँ, मेरे बेटे की तबीयत सच में खराब है। देख, अगर तू जल्दी जाना चाहती है तो घर का सारा काम जल्दी खत्म कर और चली जा। सुमन घर का काम जल्दी से करने लगती है। सुमन एक बहुत गरीब औरत थी और उसका 9 साल का बेटा भी था। सुमन का पति एक शराबी था और ज्यादा शराब पीने की वजह से वो मर गया था। सुमन लोगों के घरों में साफ सफाई का काम करती थी और उसी से वो अपना परिवार चला पा रही थी। दूसरी तरफ शालिनी एक अमीर औरत थी जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसका पति कुछ समय के लिए विदेश गया हुआ था और शालिनी और उसका बेटा घर पर अकेले ही रहते थे। सुमन घर का सारा काम खत्म करके अपने घर जाती है। माँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, थोड़ा पंखा कर दो ना। हाँ बेटा, पहले तो ये दवाई खा ले। और फिर सुमन उसे पंखा करती है। माँ, आप भी घर में एक पंखा लगवा लो। अब गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हमारे पास ना पानी पीने को ठंडा पानी है और ना ही हवा। मैं कल मालकिन से कुछ पैसे मांग लूंगी और नया पंखा ले आऊंगी। अब तो रात भर नींद भी नहीं आती। सुमन के घर में पंखा भी खराब हो गया था और उसके पास नया पंखा लेने के लिए पैसे नहीं थे। हे भगवान, वहाँ मालकिन पूरा दिन एसी चलाकर बैठती है और हमारे पास पंखा खरीदने तक के पैसे नहीं है। सुमन रात भर अपने बेटे को पंखा करती रहती है और खुद सो नहीं पाती। सुबह होते ही वो फिर से काम पर चली जाती है और घर की साफ सफाई का सारा काम करने लगती है। नींद न मिलने के कारण वो जल्दी थक जाती है और थोड़ी देर घर में बैठ जाती है। देखो तो महारानी को कैसे आराम कर रही है। मुझे तो लगता है तेरी यहाँ से छुट्टी ही करनी पड़ेगी। माफ कीजिए मालकिन, मैं थोड़ा थक गई थी। रात को गर्मी बहुत ज्यादा होती है ना। अच्छा, चल जल्दी से राहुल का कमरा साफ कर दे, वो स्कूल से आने ही वाला होगा। सुमन घर का सारा काम खत्म कर देती है और शिल्पा से बोलती है, मालकिन गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है, रात भर सो भी नहीं पाते। अगर आप मुझे कुछ पैसे दे देती तो मैं नया पंखा खरीद लेती। देख सुमन, तुझे कितनी बार समझाया है कि बीच बीच में पैसे मत मांगा कर, और तुझे पंखे की क्या जरूरत है। रात को घर के बाहर सो जाया कर, बाहर तो कितनी ठंडी हवा चलती है। ठीक है मालकिन, मैंने घर का सारा काम कर दिया है, अब मैं चलती हूँ। सुमन जैसे ही उसके घर से जाने लगती है, सुमन आज राहुल को थोड़ा जुकाम हो गया है, इसलिए मैं आज खाना नहीं बना पाऊंगी, तो आज तू ही खाना बना दे। ठीक है मालकिन, मैं खाना बना देती हूँ, आप राहुल बाबा का ध्यान रखो। सुमन खाना बनाकर अपने घर वापस चली जाती है। रास्ते में जाते जाते वो सोचती है, मोहन तो घर पर पंखे का इंतजार कर रहा होगा। अब मैं उसे कैसे बताऊं कि मालकिन ने पैसे देने से मना कर दिया है। सुमन जैसे ही घर पहुंचती है, मोहन उससे पूछता है, माँ, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ, आप पंखा ले आई क्या? नहीं बेटा, आज मालकिन ने पैसे देने से मना कर दिया है, ये महीना अब हमें ऐसे ही काटना पड़ेगा। माँ, उनके पास तो पैसों की कोई कमी नहीं है
और फिर वो हमारी मदद क्यों नहीं करती? इन पैसों के धनी लोगों को क्या पता कि गरीब को भी गर्मी लगती है और उसके बच्चे को भी भूख लगती है। ये तो बस अपना काम करवाना जानते हैं। अगले दिन सुमन काम पर जाती है और साफ सफाई करने लगती है। तभी वहां लाइट चली जाती है। अरे, ये लाइट क्यों चली गई? मेरा तो इस गर्मी में दम घुटने लगा है। और वो अपने कमरे में चली जाती है। सुमन घर का सारा काम खत्म करके शालिनी को आवाज लगाती है। मालकिन, मैंने सारा काम खत्म कर दिया है, मैं घर जा रही हूँ। लेकिन शालिनी का कोई जवाब नहीं आता। ये मालकिन कहाँ चली गई? मैं उनके कमरे में देखकर आती हूँ। सुमन जैसे ही शालिनी के कमरे में जाती है, वो देखती है कि शालिनी नीचे गिरी पड़ी थी। उसकी ये हालत देखकर सुमन उसे जल्दी से उठाकर बेड पर लिटाती है और डॉक्टर को बुलाती है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। गर्मी की वजह से आपका बीपी लो हो गया था और आप बेहोश हो गई थी। अच्छा हुआ सुमन ने जो आपको ठीक समय पर देख लिया। और डॉक्टर वहां से चला जाता है। सुमन, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें बुरा भला कहा है और तुम्हारी कभी मदद नहीं की। इसीलिए आज भगवान ने मुझे ये सबक सिखाया है। अगर आज तुम ना होती तो शायद आज मैं नहीं बच पाती। नहीं मालकिन, ऐसा मत बोलिए। आपका ख्याल रखना तो मेरा फर्ज है। शालिनी सुमन को अपने साथ एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर ले जाती है और उसे वहां से कूलर खरीद कर देती है। मालकिन, ये तो बहुत महंगा है, आप मुझे पंखा ही दिलवा दीजिए। सुमन, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। मैं इसके पैसे तुम्हारी तनख्वाह से नहीं काटूंगी। और सुमन को भी गर्मी में थोड़ी राहत मिलती है और वो दोनों चैन से रात को सो पाते थे। सुमन की 2 बेटियां पहले से थी और इस बार वो फिर से पेट से थी। घर में हर किसी को उम्मीद थी कि इस बार तो बेटा ही होगा। माँ, आज मैं काम से छुट्टी ले लेता हूँ। सुमन की तबीयत कुछ ठीक नहीं है और वैसे भी अभी समय भी आ गया है, कभी भी बच्चा हो सकता है। हाँ हाँ बेटा, तू छुट्टी ले ले। मेरा पोता सही सलामत मेरी गोद में आ जाए बस। अशोक सुमन को अस्पताल ले जाता है और कुछ ही घंटों के बाद सुमन 2 जुड़वा बेटियों को जन्म देती है। जी, आपको 2 जुड़वा बेटियां हुई हैं। आप अंदर जाकर उनसे मिल सकते हो। क्या 2 जुड़वा बेटियां? अशोक उनको बिना देखे ही वहां से बाहर चला जाता है। तभी गायत्री भी अशोक की बड़ी बेटियों के साथ अस्पताल पहुंच जाती है। बेटा, ये देख, मैं मिठाई लाई हूँ। जब मेरा पोता इस दुनिया में आएगा तो मैं सबका मुंह मीठा करवाऊंगी। माँ, बेटा नहीं, 2 जुड़वा बेटियां हुई हैं। क्या 2 जुड़वा बेटियां? पहले क्या कम थी जो अब 2 और आ गई? सुमन की दोनों बेटियां जैसे ही ये सुनते हैं, नेहा, हमारी 2 नन्ही बहनें आई हैं, चलो देखते हैं। और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। इधर गायत्री और अशोक 2 बेटियां होने से बहुत दुखी थे। बेटा तू चल, इसको हम अपने घर ही नहीं लेके जाएंगे। ये तो बेटियां पैदा कर करके तुझे कंगाल ही कर देगी। इनकी शादी कौन करेगा? चल, तू मेरे साथ चल। मैं तेरी शादी दोबारा करवाऊंगी और ऐसी बहू लाऊंगी जो हमारे वंश को आगे बढ़ा सके। अशोक और गायत्री वहां से चले जाते हैं। इधर सोनिया और नेहा अपनी माँ के पास जाते हैं। बेटा, तुम्हारे पापा और दादी कहाँ हैं? माँ, वो दोनों तो बाहर खड़े हैं। सुमन बहुत समय तक इंतजार करती है लेकिन वो अंदर नहीं आते। ये माँ जी और अशोक कहाँ रह गए? अब तक नहीं आए। आखिर एक बार आकर देख तो लेते इन मासूम को। इसमें इन मासूमों की क्या गलती है? सोनिया बेटा, जरा बाहर देखकर आना, ये लोग कहाँ चले गए? सोनिया बाहर जाकर देखती है तो वहाँ अशोक और गायत्री नहीं थे। माँ, पापा और दादी तो वहाँ पर नहीं है, वो लोग घर चले गए होंगे। सुमन तब समझ गई थी। अगले दिन सुमन अपनी दोनों जुड़वा बेटियों को और अपनी बड़ी बेटियों के साथ घर पर जाती है।
दादी दरवाजा खोलो, देखो हम अपनी बहनों को लेकर आए हैं। अशोक और गायत्री दरवाजा खोलते हैं। अरे यहाँ कहाँ चली आ रही है तू? अपनी इन बेटियों को लेकर यहाँ से दफा हो जा। आज से इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी और इसका घर का वंश आगे बढ़ाऊंगी। एक पोता देने को कहा था, 4 बेटियां मेरे सर पे रख दी। अब तुम्हारे लिए और तुम्हारी इन बेटियों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। माँ, आप ये क्या बोल रही हो? मैं अपनी बेटियों को कहाँ लेकर जाऊंगी? कहीं भी जा, लेकिन मैं तुझे अपने इस घर में नहीं देख सकता। चली जा यहाँ से। कैसे बाप हो तुम? तुम्हें इनसे बिल्कुल प्यार नहीं है। हाँ, नहीं है। क्या करोगी? भागो यहाँ से तुम। और वो दोनों दरवाजा बंद कर देते हैं। सुमन रोते हुए अपनी 4 बेटियों के साथ अपनी माँ के घर चली जाती है। अरे बेटा, तू ऐसी हालत में यहाँ? सुमन अपनी माँ को सारी बात बताती है। उसके बाद वो अपनी माँ के घर पर ही रहने लगती है, लेकिन वहाँ के लोग उसे जीने नहीं देते थे। एक दिन सुमन बाजार से कुछ सामान ले रही थी, तभी रास्ते में उसे 2 औरतें मिलती हैं। सुना है इसके पति ने इसे घर से निकाल दिया है। अरे अब 4 बेटियों को कोई कैसे पालेगा, इसलिए तो घर से निकाल दिया। और देखो, अपनी 4 बेटियों के साथ अपनी माँ के घर पर बैठ गई है। और देखो यहाँ कैसे बेशर्मों की तरह घूम रही है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुमन उनकी सारी बातें चुपचाप सुनकर घर चली जाती है। अगले दिन, माँ तुम बच्चियों का ध्यान रखना, मैं कुछ काम ढूंढने जाती हूँ, कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा। सुमन अपनी बेटियों को अपनी माँ के पास छोड़कर काम ढूंढने के लिए चली जाती है और उसे मजदूरी का काम मिल जाता है। पूरे दिन काम कर थक हार कर सुमन घर पर आती है और अपने परिवार को खाना खिलाती है। ऐसे ही वो हर रोज काम करने जाया करती थी और बेटियों को स्कूल में भी डाल देती है। कुछ समय के बाद सुमन की माँ भी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। मजदूरी से इतने पैसे नहीं मिल रहे थे, इसलिए अब सुमन 2 घरों में साफ सफाई का काम भी शुरू कर देती है। इस काम में मेहनत तो बहुत करनी पड़ती थी, लेकिन इससे उसे अच्छे पैसे मिल जाते थे, जिससे उसके घर का खर्चा चल रहा था और बेटियां भी सरकारी स्कूल में पढ़ रही थी। सुमन की बड़ी बेटी सोनिया पढ़ने में बहुत होशियार थी। देखिए, आपकी बेटी पढ़ने में बहुत होशियार है, मैं इसकी आगे की पढ़ाई का खर्चा कर दूंगी, आप बस इसे पढ़ने से मना मत करना। मैं भी यही चाहती हूँ कि ये खूब पढ़े और अपना नाम कमाए। कुछ ही दिनों के बाद, सुमन, मैं तेरी बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आई हूँ। मेरे मामा का बेटा है, बहुत बड़ा घर है, तेरी बेटी वहाँ राज करेगी। सोनिया तो अभी सिर्फ 16 साल की है, मैं अभी अपनी बच्ची की शादी नहीं करूंगी, पहले वो पढ़ लिख ले, कुछ बन जाए, उसके बाद सोचूंगी। पढ़ लिख कर कौन सा अफसर बन जाएगी? मैं तो तेरे भले के लिए ही आई थी। 4 बेटियां पैदा की हैं, समय पर शादी नहीं करेगी तो ये सब कुंवारी रह जाएंगी। देखिए, आप यहाँ से जा सकती हैं, मेरी बेटियां हैं, मैं खुद देख लूंगी कि मुझे क्या करना है। और वो औरत भला बुरा बोलते हुए वहां से चली जाती है। सोनिया 12वीं कक्षा में प्रथम आई थी, इसलिए स्कूल की टीचर ने उसका एडमिशन उच्च विद्यालय में करवा दिया था और अब वो कॉलेज में बीए की पढ़ाई कर रही थी। सुमन ने कॉलेज में भी मन लगाकर पढ़ाई की थी। इस बार उसका आखिरी साल था। एक दिन सुमन के घर पर एक डाकिया लेटर देने आता है। सोनिया वो लेटर पढ़ती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। माँ को जब पता चलेगा वो बहुत खुश होगी। शाम का समय होता है। सुमन काम से घर वापस आ जाती है। माँ, दीदी ने आपको कुछ बताना है। अच्छा, क्या बताना है? माँ, मेरा पुलिस की भर्ती में सिलेक्शन हो गया है। ये देखो, मेरा लेटर आया है। मुझे पता था मेरी बेटियां मेरा नाम रोशन करेंगी। शाबाश मेरी बच्ची। सुमन खुशी से सोनिया को गले लगाती है। माँ, अब तो आपको काम करने की जरूरत नहीं है, दीदी सब कुछ ठीक कर देंगी। और देखना, जल्दी ही मैं भी दीदी की तरह पुलिस में जाऊंगी और हम बड़े होकर टीचर बनेंगे।
हाँ हाँ, तुम सब मेरा नाम रोशन करोगे। और ऐसे सब अपनी माँ के गले लग जाते हैं।